चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर मथुरा के गोवर्धन से है। वहां पर बड़ा हादसा टला है। लैंडिंग के दौरान हाई टेंशन तार से उलझा है पैराग्लाइडर। हादसे के वक्त पैराग्लाइडर में पायलट के साथ एक महिला भी बैठी हुई थी। हादसे के वक्त हाई टेंशन वायर में करंट नहीं था और इसलिए लोगों की जान बच गई। हादसे की वजह से बाईपास पर घंटों आवागमन बाधित रहा है। बिना अनुमति के निजी कंपनी का पैराग्लाइडर वहां पर उड़ान भर रहा था और पायलट की चूक से यह हादसा हुआ है। प्रशासन ने इस मामले पर चुप्पी साधी हुई है। गोवर्धन थाना इलाके के सकरवा में नवनिर्मित बाईपास का यह सारा मामला है। देखिए वहां पर लोगों की भीड़ इकट्ठी। गनीमत यह थी कि उस वायर में कोई करंट नहीं था। हाई टेंशन वायर में करंट नहीं होने से जान बच गई, वरना आप अंदाजा लगा सकते हैं, अनुमान कर सकते हैं कि जब ये फंसा होगा वहां पर ये पैराग्लाइडर, तो क्या हो सकता था अगर उसमें हाई टेंशन वायर में अगर करंट होती तो। बिना अनुमति के एक कंपनी का ये पैराग्लाइडर उड़ रहा था, ये भी सवाल है और इस पर प्रशासन मौन है। पायलट की चूक से हादसा हुआ है और प्रशासन ने चुप्पी साधी हुई। अनिल सारस्वत हमारे संवाददाता मथुरा से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अनिल सारस्वत, जो भी जानकारी आपके पास इस घटना के संबंध में हो और महत्वपूर्ण हो, हमारे दर्शकों को बताएं। तो ये थाना गोवर्धन क्षेत्र का मामला है, जो कल शाम का ये वीडियो बताया जा रहा है, जो इस समय सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये पैराग्लाइडर वहां पे उड़ाया जा रहा था, जो कि शासन की बिना परमिशन के बताया जा रहा है कि वहां पर विगत 2 दिनों से वहां पर उड़ाया जा रहा था। जिसकी कल ये दुर्घटना हुई है, वो हाई टेंशन तार जो थे उसमें वो पैराग्लाइडर फंसा है। लेकिन गनीमत ये रही है कि उस समय उस हाई टेंशन लाइन में करंट नहीं था, जिससे कि कोई बड़ा हादसा होने से वहां पर टला है। जी, तो ये इसका मतलब ये पैराग्लाइडर उड़ चुका था और उसके बाद लैंड कर रहा था जब ये फंसा। अनिल जी, मैं आपको बता दूं, ये उस समय पैराग्लाइडर उड़ रहा था और लैंड करते समय वहां पर हाई टेंशन लाइन से यह टकराया है या इसमें कोई तकनीकी दिक्कत आई है, ये अभी क्लियर नहीं हो पा रहा है। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका। ये देखिए आप, पैराग्लाइडर जो है इस सड़क पर 2 दिन से इस प्रकार से उड़ान भर रहे हैं और अब प्रशासन कह रहा है कि हमारी परमिशन के बगैर ये हो रहा है। तो प्रशासन पर भी सवाल है कि ऐसा कैसे हो रहा था। मुलायम सिंह के भाई अभय राम यादव ने शिवपाल से मुलाकात की है। डिंपल यादव के प्रचार के लिए शिवपाल को मनाते हुए दिखाई दिए हैं। धर्मेंद्र यादव के पिता और शिवपाल के बड़े भाई हैं अभय राम यादव। मुलाकात की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख लीजिए। दोनों भाई एक साथ बैठकर बातचीत कर रहे हैं। बताया यह जा रहा है कि अभय राम यादव ने शिवपाल से डिंपल यादव के प्रचार के लिए मान मनोबल किए। दोनों भाइयों में राजनीतिक मुद्दों पर बहुत देर तक बातचीत हुई। धर्मेंद्र यादव के पिता और शिवपाल के बड़े भाई अभय राम यादव ने डिंपल यादव के प्रचार के लिए शिवपाल यादव को मनाया है और ऐसा करते हुए देखे गए एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। ये महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं समाजवादी पार्टी के लिहाज से और मैनपुरी में होने वाले उपचुनाव के लिहाज से। अभय राम यादव मुलायम सिंह यादव के भाई हैं, शिवपाल के बड़े भाई हैं, धर्मेंद्र यादव के पिता हैं। वो शिवपाल यादव को मनाते हुए देखे गए। शिवपाल यादव से कहते हुए देखे गए कि वो डिंपल यादव के लिए मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में प्रचार करें, सक्रिय रहें, जनता का समर्थन मांगे, क्योंकि वो जसवंत नगर से विधायक भी हैं और उनके प्रभाव का इलाका है, उनके प्रभाव का क्षेत्र है और इसलिए उनका ऐसा करना आवश्यक है। तो परिवार के भीतर जो है वो एका रहे, एक उद्देश्य सबका एक रहे। डिंपल यादव को चुनाव प्रचार के लिए, उनको जिताने के लिए ऐसा प्रयास करते हुए लोग देखे जा रहे हैं। अगली बड़ी खबर मेरठ से है। वहां पर हाई टेंशन वायर का टावर गिरा है। 2 घायल मजदूरों की मौत की खबर आ रही है। 4 अन्य घायल बताए जा रहे हैं। टावर पर चढ़कर वहां पर मजदूर काम कर रहे हैं। इन घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची। ये बड़ी खबर, 2 घायल मजदूरों की मौत, 4 अन्य घायल। टावर पर चढ़कर मजदूर काम कर रहे थे जब यह हादसा हुआ और 2 मजदूरों की मौत की खबर है। बाकी के जो 2 घायल हैं वो हॉस्पिटलाइज्ड हैं। कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची। मेरठ से खबर आ रही है, हाई टेंशन लाइन का टावर गिरा है वहां पर। सनुज शर्मा फोन लाइन पर है। सनुज, इस हादसे के बारे में और विस्तार से बताएं। हाँ,
देखिए बताया जा रहा है जो मुंडाली थाना इलाके का एक गांव है और यहाँ पर जो हाई टेंशन लाइन का जो टावर है उसको बनाने का काम किया जा रहा था। पूरा टावर खड़ा हो चुका था और कुछ उसमें जो और तकनीकी खामियां थी उनको पूरा किया जाता। मजदूर ऊपर चढ़कर काम कर रहे थे, लेकिन अचानक से जो टावर है वो नीचे आ गिरा। 2 मजदूर नीचे थे और उनके ऊपर जब गिरा तो उनकी दोनों की दबकर मौत हो गई है। जो 4 और मजदूर हैं वो घायल हैं और घायलों को जो पुलिस ने वो अस्पताल में भर्ती करा दिया है। उन मजदूरों की जो हालत है वो भी गंभीर बताई जा रही है। लेकिन इस मामले में एक बात जरूर निकलकर सामने आ रही है कि इसे बड़ी लापरवाही के तौर पर देखा जा रहा है कि अचानक से काम जल्दी कराने के चक्कर में जो 6 मजदूर हैं उनको 4 मजदूरों को एकदम ऊपर चढ़ा दिया गया। कोई ऐसे उपाय नहीं किए गए थे कि जिस तरीके से एक बड़े तार से टावर को बांधा जाता है कि टावर का झुकाव किसी की तरफ ना हो, टावर ना गिरे। उन सबको नजरअंदाज किया गया और इसी लापरवाही की वजह से हादसा हुआ कि हाई टेंशन लाइन का जो टावर है वो नीचे गिरने से 2 मजदूरों की दबकर मौत हो गई है। 4 मजदूर घायल हैं। फिलहाल मौके पर जो परिवार के लोग हैं वो भी पहुंच गए हैं। रो रो कर बुरा हाल है। कुछ लोग अस्पताल भी पहुंच गए हैं। मुंडाली थाना और आसपास के थाने की जो फोर्स है वो वहां पर बुला ली गई है। पूरी जो घटनाक्रम है उसको लेकर पुलिस जो है तमाम बिंदुओं पर जांच कर रही है। कौन कौन लोग थे, किस कंपनी का टावर था, किस कंपनी के पास ठेका था, किसकी लापरवाही थी, किसकी लापरवाही नहीं थी। स्वाभाविक है, जांच का विषय है ये। बहुत धन्यवाद आपका। आगे बढ़ते हैं। एबीपी गंगा की खबर का बड़ा असर हुआ है। शामली के पूर्व चेयरमैन हाजी इस्लाम पर मुकदमा दर्ज हो गया है। शामली में लोगों को 4 ट्रक मुर्गे बांटने का आरोप है हाजी इस्लाम के ऊपर। हमने आपको खबर दिखाई। एबीपी गंगा पर जब यह खबर चली तो उसके बाद एसपी अभिषेक कुमार ने एक्शन लिया है। हाजी इस्लाम के खिलाफ आईपीसी की धारा 34 में मामला दर्ज है। ये देखिए आप, ये वीडियो भी हमने आपको दिखाया जो वायरल हो रहा था। और 4 ट्रक मुर्गे मंगवाकर लोगों में बांटने का आरोप है हाजी इस्लाम के ऊपर। आईपीसी की धारा 34 में मामला दर्ज हुआ है और यह है एबीपी गंगा की खबर का असर। ये एक महत्वपूर्ण बात शामली से। ये देखिए आप, लाइन में लगकर लोग यहां पर मुर्गे ले रहे थे, उनको मुर्गे बंटवाए जा रहे थे हाजी इस्लाम की ओर से। पूर्व चेयरमैन और फिर से चेयरमैन बनने की तमन्ना लिए हुए हैं हाजी इस्लाम। अब उन पर आईपीसी की धारा 34 के तहत मामला दर्ज हो गया है। इसमें सुपरिटेंडेंट पुलिस का इंटरवेंशन था, उनके हस्तक्षेप के बाद यह मामला दर्ज किया गया। एसपी अभिषेक कुमार का एक्शन। एबीपी गंगा पर खबर चली, एसपी शामली ने इस बात का संज्ञान लिया। पंकज प्रजापति हमारे संवाददाता फोन लाइन पर है, उनसे और ज्यादा जानकारी प्राप्त करते हैं इस मामले के बारे में। आईपीसी की धारा 34 में मामला दर्ज किया गया, इस धारा के बारे में बताएं और एक्शन के बारे में बताएं पंकज। सर, अगर कांदला की बात करें तो कांदला में जो हाजी इस्लाम जो पूर्व चेयरमैन है, इन्होंने मुर्गे भरकर ट्रक बांटने का मामला सामने आया था, जिसके बाद एबीपी गंगा के कैमरे में कैद हो गई थी तस्वीरें। जिसके बाद खबर अभिषेक झा जो एसपी शामली हैं, उन्होंने मामला एबीपी खबर का मामला संज्ञान में लिया और 34 धारा में मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई में पुलिस की बात कर रही है। जी धन्यवाद पंकज आपका। हमने जब आपको कल ये खबर दिखाई, ये वीडियो दिखाया, हाजी इस्लाम का बयान दिखाया, तो उसके बाद शामली के पुलिस कप्तान अभिषेक कुमार ने इस बात का संज्ञान लिया और उसके बाद मामला दर्ज आईपीसी की धारा 34 में। अगली बड़ी खबर आजमगढ़ से मिल रही है। वहां दिल्ली के श्रद्धा हत्याकांड से मिलता जुलता एक मामला सामने आया है। यहां पर एक कुएं से 22 साल की युवती का शव बरामद किया गया। शव को 5 टुकड़ों में काटकर कुएं में फेंका गया था। वहीं रेप के बाद लड़की की हत्या की आशंका जताई जा रही है। यह मामला कंधारपुर थाना इलाके का है, जहां कुएं से बदबू आने के बाद लोगों ने देखा तो शव दिखाई दिया। बाद में इसकी जानकारी पुलिस को दी गई और इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कुएं से बाहर निकलवाया। फिलहाल शव की पहचान नहीं हो पाई है। बताया यह जा रहा है कि कुएं से निकाला गया शव 5 हिस्सों में था। फिलहाल फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड के सहारे पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी। 5 टुकड़ों में मिला युवती का शव। श्रद्धा मर्डर केस से मिलता जुलता मामला। क्षेत्र अंतर्गत पश्चिम पट्टी गांव के बाहर और 150 मीटर की दूरी पे एक कुएं में डेड बॉडी मिलने की सूचना थी। स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची है। उस बॉडी को बाहर निकाला गया है। किसी अज्ञात महिला का शव है, उसको अलग अलग बॉडी पार्ट्स मिले हैं, अभी शिनाख्त नहीं हो पाई है और पुलिस के द्वारा इस बॉडी को कब्जे में लेकर शिनाख्त के लिए भेजा गया है। मौके पर फोरेंसिक टीम, डॉग स्क्वाड सभी को बुलवाया गया है। और एक बड़ी खबर लखनऊ से मिल रही है। यजदान बिल्डर और आवंटियों को हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। ये बड़ी अपडेट लखनऊ से इस वक्त हमारे पास। हाईकोर्ट ने डिमोलिशन पर 2 हफ्ते की रोक लगा दी है। ये बड़ी राहत।
एलडीए को दस्तावेज जमा करने के लिए 2 हफ्ते का वक्त दिया है हाईकोर्ट ने। एलडीए को यह बताना होगा अब कोर्ट को कि जब नक्शा पास नहीं था तो बिल्डिंग बन कैसे गई। और यह सवाल एबीपी गंगा भी उठाता रहा है। लगातार हमने यह प्रश्न उठाया है कि नक्शा जब पास नहीं था तो कोई एक दिन में रातों रात तो बिल्डिंग खड़ी नहीं हुई, जब उसे समय लगा तो रोका क्यों नहीं गया। यह सवाल एबीपी गंगा ने उठाया, लगातार उठाया, और अब हाईकोर्ट ने भी यह प्रश्न पूछा है लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी से कि वो दस्तावेज जमा करें और बताएं कि अगर ये नक्शा पास नहीं था, जैसा कि वो कह रहे हैं, जैसा कि उनका दावा है और जैसा कि वो कारण बता रहे हैं डिमोलिशन के पीछे, तो फिर ये बिल्डिंग बनी कैसे। ये मौलिक प्रश्न है, ये बहुत स्वाभाविक प्रश्न है। डिमोलिशन पर 2 हफ्ते की रोक लगा दी है और ये राहत है यजदान बिल्डर्स को भी, और जिनके फ्लैट्स हैं इस निर्माण के भीतर और जिनके फ्लैट्स की रजिस्ट्री हो चुकी है उन सभी लोगों के लिए ये बड़ी राहत हाईकोर्ट की ओर से। कल हाईकोर्ट ने मौखिक आदेश न मानने पर फटकार भी लगाई थी एलडीए को। आज 2 हफ्ते की रोक लगा दी है। इस बीच में कागज जमा करने होंगे यजदान बिल्डर्स को और कोर्ट को यह भी बताना होगा कि अगर नक्शा पास नहीं था तो फिर यह बिल्डिंग बन कैसे गई। वाजिब सवाल, ये बिल्कुल सहज और स्वाभाविक प्रश्न। अब एलडीए को यह उत्तर देना पड़ेगा हाईकोर्ट को कि यह बिल्डिंग नक्शा पास हुए बगैर बन कैसे गई उनकी नजर के सामने। विवेक त्रिपाठी फोन लाइन पर हैं, हमारे संवाददाता जिन्होंने लगातार तस्वीरें दिखाई उन लोगों की जो व्यथित थे, जो फ्लैट्स के मालिक हैं और जिनका पैसा फंसा हुआ है, जिनके जीवन भर की कमाई फंसी हुई है। विवेक, निश्चित रूप से हाईकोर्ट की बड़ी राहत है। बिल्कुल राजेंद्र, हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है आवंटियों को, चूंकि 48 में से 36 फ्लैट की रजिस्ट्री हो चुकी थी और 6 फ्लैट ऐसे थे जिसमें लोग रह रहे थे, यानी प्रॉपर्ली शिफ्ट हो गए थे वहां पर। और उन लोगों को बीते शनिवार की रात पुलिस ने हटा दिया क्योंकि अपार्टमेंट ध्वस्त किया जाना था। एलडीए ने तैयारी कर ली थी पूरी। मुंबई से एक्सपर्ट की एक टीम भी बुला ली गई थी, चूंकि अपार्टमेंट रिहायशी इलाके में बना हुआ है, बहुत व्यस्त और तंग इलाका है जहां पर अपार्टमेंट बना हुआ है। 6 मंजिल का अपार्टमेंट है, आसपास और भी बिल्डिंगे हैं, तोड़ फोड़ में नुकसान हो सकता था। पहले फैसला किया था कि डायनामाइट से उड़ाया जाएगा, लेकिन वो फिजिबल नहीं लगा तो उसके बाद तोड़ने का निर्णय लिया गया। कल हाईकोर्ट ने इसमें 24 घंटे का वक्त दिया था एलडीए को और बिल्डर को, दोनों को बुलाया था। यजदान बिल्डर भी गए थे वहां, कायम यजदानी है वो अपनी तरफ से गए थे और एलडीए के अधिकारी जो विहित प्राधिकारी हैं वो गए थे। सुनवाई हुई, आज लंबी सुनवाई चली, करीब 2 घंटे सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने फैसला किया कि 14 दिन का वक्त और दिया जाता है। अगर इस दौरान एलडीए बता देता है, साबित कर देता है कि अपार्टमेंट अवैध है पूरी तरह से, तो मौका दिया जाएगा और उनके लिए, यानी जो आवंटी हैं उनके लिए कोई रास्ता खोला जाएगा। फिलहाल एलडीए से कहा गया कि सारे दस्तावेज, और ये भी पूछा है कि अगर इतने साल से, यानी 5 साल से लगातार अपार्टमेंट बनता रहा, तो अगर वो अवैध था, उसका नक्शा नहीं पास था, नजूल की जमीन पर था, नजूल की जमीन से क्लियरेंस नहीं ली गई थी, तो आखिर क्यों उस समय टोका नहीं गया, रोका नहीं गया, क्यों अपार्टमेंट को बनने दिया गया? क्या एलडीए के अधिकारी इस बात का इंतजार करते हैं कि भ्रष्टाचार की इमारतें पूरी तरह से बनकर खड़ी हो जाएं, उसमें लोग रहने आ जाएं, तब वहां पर बुलडोजर लेके खड़े हों, जिससे कि एक अव्यवस्था पैदा हो जाए, कानून व्यवस्था के लिए एक अशांति पैदा हो जाए। और जो लोग हैं जिन्होंने अपने लाखों रुपए लगा दिए, 35 लाख, 40 लाख, 45 लाख रुपए के फ्लैट थे, उनकी क्या गलती थी, उनका क्या दोष था? उन्होंने अपार्टमेंट में सारे कागजात देखने के बाद एलडीए से उसको स्वीकृति मिली हुई है, रेरा से स्वीकृति मिली हुई है, तो उनकी क्या गलती थी और उनका हर्जाना कौन देगा? इन सब सवालों पर, इन सब बिंदुओं पर बात होगी। 14 दिन का समय दिया है कोर्ट ने, अगली सुनवाई होगी 14 दिन तक। फिलहाल 14 दिन तक तो राहत है। और नजूल की जमीन पर एनओसी क्यों नहीं दी जा रही थी? बिल्डर का कहना था कि वो लगातार संपर्क में थे नजूल के अधिकारियों के, नजूल विभाग के, लेकिन जब 5 साल पहले जब उन्होंने अनुमति लेने की कोशिश की तब अनुमति बंद हो गई थी। इस बीच दोबारा शुरू हुई तो दोबारा 6 बिल्डरों को, 6 लोगों को नजूल में एनओसी मिली है, जबकि उनकी बिल्डिंग यजदान अपार्टमेंट को, यजदान के अपार्टमेंट को अनुमति नहीं दी गई, एनओसी नहीं दी गई। तो आखिर ऐसी कौन सी वजह है? क्या इसके पीछे कोई साजिश है? एलडीए के अधिकारियों का दबाव था? इन सब बिंदुओं पर, पूरे बिंदुओं पर पड़ताल होगी और बातचीत होगी, सवाल जवाब होंगे। 14 दिन बाद जब दोनों पक्ष कोर्ट में हाजिर होंगे, एलडीए से उनके दस्तावेज मांगे गए हैं, बिल्डर से उनके दस्तावेज मांगे गए हैं और जो आवंटी है उनका पक्ष भी मांगा गया कि आप भी अपने पक्ष के साथ आइएगा और अपनी बातें यहाँ पर रखिएगा। तो तर्क वितर्क होगा, तर्क कुतर्क होगा, बहस होगी, मुबाहिसे होंगे, उसके बाद कोई निर्णय लिया जाएगा कि 14 दिन बाद आखिर उस अपार्टमेंट का, यजदान बिल्डर के अपार्टमेंट का क्या भविष्य होना है, क्या हश्र होना है, वहां पर जो रहने वाले हैं उनको क्या राहत मिलनी है। 14 दिन को राहत दे दी है, लेकिन क्या भविष्य में आगे उनको राहत मिलेगी? क्या वो ये इस सुनवाई पर ही निर्भर करता है। और एलडीए जो कागज
प्रस्तुत करता है उस पर भी निर्भर करता है, और उसका क्या उत्तर होता है बिल्डर्स की ओर से, ये भी देखने वाली बात होगी। बहुत धन्यवाद विवेक आपका। आगे बढ़ते हैं। रायबरेली का प्राथमिक विद्यालय अखाड़ा बना हुआ है। 2 महिला टीचर्स के बीच जमकर मारपीट की खबर है और इसका वीडियो वायरल हो चुका है। मामला संज्ञान में आने पर जांच के आदेश दिए गए। मामूली सा विवाद था और 2 महिला टीचर्स आपस में मारपीट करने लगे। विद्यालय के भीतर स्कूल में महिला टीचर्स आपस में भिड़ गईं और मारपीट पर उतारू हो गई। ये तो अपने आप में शर्मनाक है, लेकिन अंदाजा लगाइए कि अपने ही छात्र छात्राओं के सामने 2 महिला टीचर्स आपस में भिड़ गईं और मारपीट पर उतारू हो गई। ये वीडियो वायरल है जो आप देख रहे हैं, ये रायबरेली का वीडियो है। स्थिति अगर यहां तक पहुंच जाए, वो भी अध्यापिकाओं के साथ, तो ये शर्मनाक और चिंताजनक है। छात्र छात्राएं सकते में भौचक्के, ये क्या हो रहा है, जैसे कि आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं। मामूली सा विवाद था, बढ़कर यहां तक जा पहुंचा कि दोनों महिला टीचर्स आपस में मारपीट करने लगे। अपने ही छात्र छात्राओं के सामने भिड़ गई दोनों टीचर्स। ये वीडियो वायरल है, रायबरेली का वीडियो प्राथमिक विद्यालय का। इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।